फिर उसने देखा कि मोमानी उसके लिए रात का बचा हुआ पुलाव गर्म कर रही है। वो बग़ैर खाना खाए ही उठ गया। उसके दिमाग में अभी तक भी अपने दोस्त की बातें चल रही थी और फिर उसी दिन उसने मामूओं और मोमानियों के रवैयों को मनफी अंदाज से देखना शुरू कर दिया। हसास होने के साथ साथ वो ज़िद्दी और इंतहा पसंद भी था और इसी बात की शिकायत आरफा बेगम ने जाहिद साहब से लगाई थी और उन्होंने उसकी अच्छी तरह क्लास ली थी और फिर हल्की फुल्की सज़ा भी दे डाली। फिर जाहिद मामू की हर बात की नफ़ी करना जैसे उस पर फ़र्ज़ हो गया था, लेकिन अब रानिया की वजह से वो उनसे बहुत बात पर थोड़े बहुत कान धरता था, मगर करता हमेशा अपनी मर्ज़ी था। पढ़ाई में वो हमेशा से अच्छा था और कुछ आरफा बेगम उस पर की बहुत सारी मेहनत की थी। वो हर क्लास में पोजीशन लेता था। MBA में भी उसने रिकॉर्ड बरकरार रखा था। अब वो उसके पास जॉब ऑफ़र्स नहीं थी, लेकिन कभी काम उसे पसंद नहीं आता और कभी माहौल और कभी उसका मूड नहीं बनता। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो हर जॉब को लात मार कर घर बैठ जाता था और फिर जाहिद साहब से डांट सुनता था। आज वो बड़े अरसे बाद इतवार के दिन घर से निकला था और उसका रुख उसके एक बहुत करीबी दोस्त के घर की तरफ था, जो इसी तरह अकेला रहता था। तुझको भूल कर ज़िंदा रहना, तेरी जुदाई का दुख सहना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। वो दोनों इस वक्त कुकिंग कर रहे थे और लाउंज में राहील का म्यूज़िक सिस्टम ऑन था और इस गाने को सुनकर उसके हाथ थम गए। क्या हुआ राहील? उसने उसका अचानक चौंका और हाथों का रुकना महसूस किया। कुछ नहीं। वो फिर से पैन की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ, तो कुछ कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था पाकिस्तान से अम्मी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि मूसा ने एक दांत निकाल लिया है और अब तो थोड़ा थोड़ा करके चलने लगा है। बेटे के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत अच्छी खूबसूरती और मुस्कुराहट थी। यार, अब तो सबको बुलवा ही लो यहाँ पर। बहुत रुला लिया और बहुत रह लिया तुमने अकेला। मुझे तो लगता है जब से वो पहली बार बाबा बोलेगा तो तब भी मैं वहाँ नहीं हूँगा। उसके लहजे में हसरत थी। वो कितनी ही देर बेतासुर नज़रों से राहील को देखता रहा और कुछ कहा। आंटी, इस सवाल के अंदर भी उसके 100 सवाल छुपे थे जो राहील ने फ़ौरन भांप लिए थे। हाँ, बता रही थी कि वहाँ सब खैरियत है और उसका सारा जोर वहाँ पर था। हाँ, अब तो खैरियत ही होनी है। उसके चेहरे पर एक साया सा लहर आ गया। राहील और भी कुछ कह रहा था मगर वो वहाँ नहीं था। तुम कोई फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते आर्यां पार? और वो रानियां सीढ़ियों पर बैठे हुए थी। क्या फ़ैसला? मूंगफली तोड़ते हुए उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी और इस वक्त उसने लड़ती झगड़ती उसके लिए परेशान होती और उसे समझाती हुई रानियां उसे बहुत अपनी अपनी सी लग रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इतनी देर से बकवास कर रही हूँ हमज़ा, खुदा के लिए सीरियस हो जाओ। आखिर में उसने हाथ ही जोड़ दिए। देखो, इजहार वगैरह तो मुझे करना नहीं आता, मगर मैं तुम्हारे लिए सीरियस ही हूँ। वो कुछ देर तो अपनी बात से लफ्ज़ सीरियस और इजहार का ताल्लुक़ सोचती रही। फिर जैसे ही मतलब समझ में आया तो उसे चलाने लगी। तुम बहुत बदतमीज़ हो, बहुत ही फजूल इंसान हो, तुम हमदर्दी के काबिल नहीं हो। और उसने हमदर्दी कतई नहीं कर रही, ये हमज़ा को भी मालूम था। वो जाने लगी थी और उसने मज़े से सीढ़ियाँ अपनी टांगें फैला दी। सॉरी यार, अब तंग नहीं करूँगा। उसने कान पकड़कर वो गुस्से से उसे देखते हुए बैठ गई। देखो, वो फिर से शुरू हो गई। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो संजीदगी से करो ना, वरना थोड़ी ही देर के लिए फैक्ट्री चले जाया करो। वलीद भी तो तकरीबन तुम्हारे जितना ही है, उसने भी तो फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। आखिर बाद में तुम लोगों ने तो वही संभालनी है। वो फैक्ट्री वलीद के वालिद की है, इसलिए वो जाता है। तो तुम्हारे भी तो मामू लगते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है रानिया बीबी, बहुत फ़र्क पड़ता है। उसने संजीदगी से कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे भी बताओ। बस मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ और वो भी अपने बल पर होते हुए। किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तो क्या अब्बू की मोहब्बत में एहसान लगती है? और फिर उसकी फैक्ट्री पुप्पो की भी तो है, उसके अंदर पुप्पो के भी तो शहर हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके दिमाग के एहसान वाला खन्नास कैसे निकालेगी। मामूओं ने भी तो उस घर में पनाह दी हुई है। मुझे इतना बड़ा पढ़ा लिखा दिया, यही हमारे लिए बहुत है। यही अम्मी का भी हिस्सा था, वो तल्खी से कह रहा था। फिर उठ खड़ा हुआ और रानियां हैरत से उसे देखती रही। आखिर उसे यहाँ क्या तकलीफ़ है? शायद साहबजादी का दिमाग ख़राब हो गया है। वो भी सर झटक कर वहाँ से उठ खड़ी हुई। अनजान शहर, अनजान लोग, सड़कें। 3 साल हो गए थे
और यहाँ आए हुए, मगर अभी भी वो वहाँ अजनबी की तरह था। पता नहीं ये समुंदर जितना वसी शहर उसे जैसे कितने ही और अजनबी अपनी गोद में छुपाए बैठे हैं। उसने यहाँ आते ही बहुत मेहनत की थी, यहाँ आकर उसने और भी मेहनत ज़्यादा शुरू कर दी थी। पता नहीं अब वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, जबकि अब वो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जब उसे ज़रूरत थी काम करने की तब वो करता नहीं था। अब तो उसका ये हाल था कि वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और भी एक नहीं, दो दो, तीन तीन, मगर उसे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन सुकून यहाँ उसके तरह मिल भी नहीं सकता था। वो तो कहीं वो दूर ही छोड़ आया था। मौका मिला तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। हमजा धीरे से गुनगुना रहा था। रानिया हानिया के कपड़े प्रेस कर रही थी और आयशा सलीके से उन्हें हैंग कर रही थी। ये सब हानिया को पूरी तरह कपड़े दे रही थी। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं उसकी शादी में। गो के भी बाज़ाब्ता तौर पर तारीख तय नहीं हुई है, मगर वो लोग कुछ ही दिन में तारीख लेने आ रहे हैं। ऐसा मौका देने से पहले अब्बू तुम्हारा सर ना फाड़ दें। वो बड़बड़ाई थी। वो स्टूल पर चढ़ा ट्यूबलाइट चेक कर रहा था, क्योंकि बड़े मामू का हुक्म था कि घर की तमाम लाइट्स बेहतरीन कंडीशन में होनी चाहिए। रानिया की बड़बड़ाहट पर उसने मुड़कर उसे देखा। ओहो भाई, क्या बड़बड़ा रही हो, ऊंचा बोलो। वो उसकी तरफ झुका और स्टूल बेचारा सारा वज़न एक साइड पर पड़ने की वजह से फिसल गया। हमजा साहब चारों शाने चत रानिया के कंधों पर पड़े हुए थे। हाय, क्या हुआ? आयशा उसकी तरफ लपकी। कितनी दफ़ा समझाया है ये फ़जूल हरकतें छोड़ दो, मगर तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें ये सब करके। आखिर उसके लहजे में ये साथ साथ आंखों में नमी भी थी। रानिया बस करो, एक तो बेचारा गिर गया है और ऊपर से तुम आयशा से और दोनों डांट रही हो। कहीं लगी तो नहीं? उसने हमजा से पूछा, जो अभी तक नीचे लेटा हुआ था। उफ, मेरा सर। उसने सर पकड़ कर उन दोनों की आंखों में तशवीश नज़र आई। क्या हुआ है सर को? रानिया ने फ़िक्रमंदी से पूछा। हाय मेरा पाँव। वो पाँव टेढ़ा करके आ गया। पाँव में मोच आ गई है। उफ, मैं क्या करूं, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। हाय, मेरे पाँव में भी मोच आ गई, वो बैन करते हुए अंदाज में बोला था, और दोनों हैरत से उसे देखने लगी। उसने एक नज़र रानिया पर डाली, जिसकी आंखों में अभी भी नन्हे नन्हे आंसू चमक रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बस करो, कहीं नहीं लगी, मजाक कर रहा हूँ। और उठा, स्टूल सीधा किया और दोबारा उस पर चढ़ गया। अब उसके लबों पर एक नया गाना था। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। वो कपड़े फेंक कर बाहर निकल गई। यार पता है मूसा ने चलना शुरू कर दिया है। आज रहील उसके फ्लैट पर आया था। अच्छा, मुबारक हो। क्या मुबारक हो? मैं सोच रहा था कि वापस चला जाऊँ। यार ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आते हैं। कितना खूबसूरत मंजर होता है जब उसने पहला कदम उठाया होगा, दूसरा कदम उठाया होगा, मैं कदरे हिचकिचाया होगा। शाज़िया ने उसे थामने के लिए आगे बढ़ी हो गई। वो शायद तसव्वुर की आंख से ये सब कुछ देख रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम इतनी मेहनत और मशक्क़त जो यहाँ करते हैं, अगर वो अपने मुल्क में करें तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मगर हम हैं कि डॉलर्स और पाउंड्स की लालच में यहाँ भागे आते हैं और गैरों की चाकरी करते हैं। पता है, कभी मुझे लगता है कि हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं, ज़हनी तौर पर तो हम अभी भी ग़ुलाम हैं। वो महसूस कर रहा था कि राहील के लहजे में तल्खी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। मगर यार यहाँ पैसा भी बहुत है। पैसा अपनों के प्यार से तो नहीं, कितने ही खूबसूरत लम्हों से महरूम कर देता है। हम ये पैसा हासिल करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पैसे से क्या मोहब्बत ख़रीदी जा सकती है? राहील और भी कुछ कह रहा था, मगर वो तो सब कुछ उसके सर से गुजर रहा था। सिर्फ एक जुमला उसके जहन की दीवारों से टकरा रहा था। पैसे से किसी की मोहब्बत ख़रीदी नहीं जा सकती। ठा बादाम उड़कर सीधा हानिया की टांग पर लगा और उसने झुककर टांग को सहलाया। अल्लाह तुम्हें समझाए राबिया, इतनी ज़ोर से कौन मारता है? हानिया अपी, अब मैं क्या करूं? जैसे ही थोड़ा मारती हूं बादाम उड़ जाता है। तो अब आप बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? राबिया साहिबा तो पहले ही आजिज़ आती हुई थी। अब इसने अपनी एक हाथ से बादाम गिरा और दूसरे हाथ से हथौड़ी बादाम पर दे मारी। ठा की आवाज़ पर राबिया की चीख में ही दब गई। बेचारी ने बादाम की जगह अपने अंगूठे को निशाना बना लिया था। अब वो अंगूठा मुँह में डाले पूरे किचन में नाच रही थी। अब बस भी करो, पहले ही देर हो रही है और तुम्हारा नाच खत्म नहीं हो रहा। छोटी चची ने अपनी टहलोटी की औलाद को तासुब से देखा। उनमें सिर्फ एक बेटा था शार्क और एक बेटी थी राबिया। कॉलेज स्टूडेंट थी, मगर अकल नाम की नहीं थी। उसी के बरक्स रानिया और आयशा भी उसकी उम्र की थी, मगर बहुत ज़िम्मेदार और सलीकामंद थी। बड़े मामू यानी ज़ाहद साहब की 4 औलादें थीं, हानिया, वलीद, रानिया और अमार। मंजले मामू के यानी वाहिद मामू 5 औलादें थीं।
हारिस, आयशा, हादिया, मदीहा और अदील, जबकि छोटे मामू यानी शाहिद मामू के 2 ही पीस थे और दोनों ही नायाब थे। अब भी ढूंढ कर उन्होंने राबिया को सबसे आसान काम दिया था, यानी बादाम तोड़ दो। मगर हाय अम्मी, मेरा अंगूठा सुन्न हो गया है। वो अभी तक अंगूठे को पकड़े हुए थी। आज हानिया के ससुराल ने बाज़ाब्ता तौर पर तारीख लेने आना था और रात का खाना भी नहीं यही खाना था। उसके लिए सभी मसरूफ़ थे। बिमा, हानिया, प्याज, टमाटर, सब्जियां वगैरह सब ही दादी काट कर दे रही थी। हर एक ही अपनी हिम्मत के मुताबिक काम कर रहा था। ये मेरा आखिरी चक्कर था बाज़ार का, अब हारिस की बारी है। हमज़ा ने 5 बड़े शापर किचन में ला कर रखे। नहीं बेटा, अब और कुछ की नहीं चाहिए, मंजली मोमानी ने मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हाँ, अब अपने बेटे की बारी है ना, इसलिए। पता नहीं उसके मुंह से कैसे ही निकल गया था, तो पलट कर उसे देखने लगी। तो तुम मेरे बेटे नहीं हो? अरे ये उसने क्या किया? मामी इसे कुछ खाने को दें, वरना ये तो अपना अंगूठा खा जाएगी, उसने बात पलटते हुए कहा। स्वीटी, आज फीडर नहीं मिला क्या? वो बेचारी दर्द की वजह से अंगूठा मुंह से निकाल ही नहीं सकती थी, लिहाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। पंजों के बल उसके करीब बैठ गया। मोहतरमा बादाम तोड़ रही हैं, गलती से अपने अंगूठे को ही बादाम समझ बैठी। रानिया खीर में चमचा चलाते हुए बोली थी। हमजा, ज़रा ये बादाम पकड़ा दो, उसने बादाम मांगे थे। कहाँ हैं? उसने बादाम तलाश किए, वो रेड बाउल में हैं। रानिया ने पलटकर उसे बताया। वो प्याला उठाकर रानिया के पीछे जा खड़ा हुआ और देगजा झांकने लगा। उसने उसे पूछा, रानिया, इतने बड़े देगचे में सिर्फ 5 बादाम डालोगी क्या? क्या मतलब? वो फ़ौरन पलटी। ये उसके बाउल में तो सिर्फ 5 बादाम थे और थोड़ा सा चूरा था। वो बाउल में एक उंगली से बादाम उस तरफ इधर उधर कर रही थी, जैसे वहाँ से अभी बादाम निकल आएंगे। राबिया, खुदा के लिए जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। रानिया पलटकर चमचा हिलाते हुए कहने लगी। अब क्या करूं? इसने बामुश्किल अंगूठा निकाला था। बादाम तोड़ दो। तोड़ तो दिए हैं। उसने अंगूठा बगल में दबा दिया। सारे वो उसने और हमज़ा ने बैक वक्त उसे देखते हुए बोला। अब छोटी चची भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाँ तो और क्या? तो बाकी किधर गए? हमज़ा ने हैरत से पूछा। राबिया ने सर उठाकर हमज़ा और रानिया और अपनी अम्मी को देखा, जिनके तेवर बड़े ख़तरनाक थे। वो झुका कर सर आहिस्ता से बोली। वो तो तोड़ दिए। पहले तो वो तीनों हैरत से एक दूसरे को देखते रहे, फिर उनके अंदाज पर हंसी आ गई, गोया एक ही दिन में बादामों के लिए पर निकल आए। हमज़ा ने मुस्कुराते हुए पूछा, यार तुम बैठकर इन्हें उड़ते हुए देखती रही, 2-2 थप्पड़ लगाने थे ना कि इंसान के बच्चे बनो। और ये जो 5 बच गए हैं, इन पर नहीं निकलेगा या फिर ये बेचारे मर गए हैं? हमज़ा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोककर संजीदगी से सवाल किया। नहीं, ये तो पहले से ही छिले हुए थे, मैंने तो ये वाले छिले हैं। उसका इशारा बादामों के चूरे पर था। फिर तो भाई राबिया ने आज बड़ा कमाल का काम किया। राबिया, खुदा के लिए बड़ी हो जाओ, इतना सा काम नहीं होता तुमसे। मगर तुमसे ये भी ना हो सका। उठ जाओ, बर्तन वगैरह निकालो। छोटी ममानी ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। जा रही हूँ अम्मी, अब इतने से काम के लिए हाथ तो ना जोड़े, कमाले बेनियाजी से कहते हुए वो उठ खड़ी हुई। उफ, अब बादामों का क्या करूं? रानिया किचन के कोने खुदरों से मफरूर बादाम गिरफ्तार कर रही थी। चाची, आप ये खीर देखें, मैं ये बादाम तोड़ लूं। वो बादाम लेकर नीचे बैठ गई। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वो अपने नीचे रानिया के सामने बैठ गया। तुम जाओ, मैं कर लूँगी, वो आहिस्तगी से बोली। मैं बादाम पकड़ता हूँ, तुम तोड़ती जाओ। उसने हथौड़ी मारी तो हमज़ा सी की आवाज़ निकालते अंगूठा मुंह में डाल लिया, मगर इससे पहले ही कि रानिया उसका हाथ अपने हाथों में लेती। आई एम सो सॉरी हमज़ा, आई एम सो सॉरी, वो उसके अंगूठे के अपने हाथों की गरमाइश देते हुए कह रही थी। इट्स ओके नानिया, उसने आहिस्ता से अपना हाथ खींच लिया। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि अगर मुझे सचमुच लग जाती तो तुम क्या करती? वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहने लगा। रानिया पहले ही तो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी, फिर हथौड़ी उठाकर उसके पाँव पर दे मारी। हाय अल्लाह, उफ! और वो उठकर एक टांग पर नाचने लगा। क्या हुआ हमज़ा? हानिया और दोनों ममानियाँ उसे देखने लगी, मगर वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था। कुछ नहीं, उसे सचमुच हथौड़ी लग गई थी। वो मज़े से बोली, लड़की तुम तो बहुत जालिम हो। वो लंगड़ा कर चलते बाहर जाने लगा। ये लो, ये लगा लो। थोड़ी देर बाद ही वो करीम ले आई थी। ये क्या है? वो उठकर बैठ गया। पाँव पर लगा था ना, इसलिए। वो देख रही थी कि शाम से वो लंगड़ा कर चल रहा है और चेहरे पर भी तकलीफ़ के आसार थे। ख्याल आ गया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह मुँह बुलाकर बोला था। उसे हंसी आ गई। मगर तुम्हें तो अभी तक नहीं आया जो किसी की परवाह हो, बस अपने ही हंसी मजाक में लगे रहते हो। रूठी रूठी कितनी अच्छी लग रही थी। कोई उसके दिल से पूछता, किसके ऊपर परवाह थी? उससे ने बात पकड़ ली। किसी को भी
नहीं। अच्छा उठो, ये करीम लगाओ। वो हमज़ा के हाथ में पकड़ाकर खुद को सोफ़े पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। हमज़ा ने टालना चाहा और वो चादर ज़रा और फैलाकर टांगों पर ले ली। मैंने तुम्हें कह रही हूँ तुम अभी लगाओ। और फिर खड़ी हो गई और चादर खींचकर उसकी टांगों से उतारी। आह! निचले होंठ की दांतों तले दबाकर हमज़ा ने तकलीफ़ को ज़ब्त किया। हमज़ा। वो फटी फटी आंखों से कभी हमज़ा को पाँव को देखती और कभी हमज़ा को। हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारा ही तोहफ़ा है, वो तंज़िया लहजे में बोला। मगर फिर भी फ़ौरन ही बोल रही हूँ कि इसे लगाओ, क्योंकि रानिया रोने धोने का स्टेशन शुरू कर देती है। उफ़! वो सर पकड़कर बैठ गया। एक तो तुम्हारे आंसू, और अब चुप भी कर जाओ। वो बेबस सा बैठा हुआ उसे रोते देख रहा था। आई एम सो सॉरी हमज़ा, मैंने जानबूझकर इतनी ज़ोर से नहीं मारा था। मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आई एम सॉरी। पहले वो खुद से सताती हो और फिर खुद ही उस पर मरहम भी रखती हो। वो बड़ी मुश्किल से बेड से पाँव नीचे कर बैठा था। प्लीज़ अब ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि वो रोना भूल कर उसकी तरफ देखने लगी। क्योंकि रोते हुए तुम बिल्कुल चुड़ैल लगती हो। वो उसका रोना बंद करवाने के लिए ज़रूरी था कि वो उसे चुड़ैल कहता। हस्बे मामूल वो चिढ़ गई। तुम बहुत ही ढीठ हो हमज़ा, और उठ कर चल दी। ओहो! फिर नाराज़ हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी बात पर उसकी वो पलट आई और कुछ ही देर से उसे खामोशी से देखते रहने के बाद वो बोली, हमज़ा तुम जो हर वक्त हर किसी से मजाक करते रहते हो, सोचे बगैर अगले बंदे पर क्या बीत रही है। फ़र्ज़ करो कि अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक हो, किसी ने तुम्हारे जज्बात की परवाह किए बगैर तुमसे कोई ऐसा मजाक किया हो, तो फिर तुम क्या करोगे? वो जो संजीदगी से उसकी बात सुन रहा था यकदम कहका लगाकर हंस पड़ा। चलो भई, मैं भी सोच रहा था कि ना जाने रानिया को कौन सा फ़लसफ़ा बोलने वाली है। मगर वो करीम खोलकर अपने पाँव पर मसाज करने लगा। वो बाहर जाने लगी थी तो पीछे से बोला, अम्मी को भेज देना। वो सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। वो दोनों आज मूसा के लिए शॉपिंग करने आए थे। राहील का चीज़ें लेकर दिल नहीं भर रहा था। बस कर यार, वो उकता कर बोला था। मुझे तो लगता है तुम उसके लिए शादी की शॉपिंग भी करने लगे हो। वो हल्के से मुस्कुराकर बोला। राहील यकटक से उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है तुम मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। राहील ने इतना अचानक ही उसकी तारीफ़ की क्योंकि वो उसको चुभन हुई। ये देखो, ये कैसा है? राहील ने उसे एक खिलौना उठा कर दिया। ये इस खिलौने को उलट पुलट कर देखा। यार, ये तो 3-4 माह के बच्चे के लिए है, जबकि मूसा तो तकरीबन 1 साल का होने वाला है। ओहो! राहील ने एक नज़र खिलौने को देखा और फिर अफसुर्दगी से वापस। तुम्हारा मुदस्सर से राब्ता हुआ? सुना है वो यहीं इस शहर में आ गया है। राहील ने चीज़ अलमारी में रखते हुए उससे पूछा। हाँ, फ़ोन पर बात हुई थी। चलो अब मैं चलता हूँ। और तो कोई ना तुम्हारा अपना होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारे साथ बातें करेगा। उसने पूछा तो उसके सर हिलाया। बिल्कुल, मेरे मोहल्ले में ही रहता था। ये तो और भी अच्छी बात है। वो तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरह बाखबर कर देगा। अच्छा यार, काफ़ी देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। वो बाहर निकल गया। आज राहील के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और खुशी तो इतनी थी कि अंग अंग से फूट रही थी। 3 दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी। 15 दिन रह गए थे हानिया की शादी को। कहने को तो 15 दिन थे, मगर 15 मिनटों से भी कम लग रहे थे। बकौल दादा के लड़की की शादी की तैयारियां तो उसकी पैदाइश के बाद ही शुरू कर दी जाती हैं, और जितनी भी हो कम ही लगती हैं। इधर बेवक्त की बारिशों ने हर काम उलट कर दिया था। बड़े मामू आज फैक्ट्री के काम से बाहर गए थे और शायद फर्नीचर वगैरह का काम भी हो रहा था, वहीं से बनाते हुए वापस आते। इसलिए यंग पार्टी आज ज़रा खुलकर सांस ले रही थी। और रहे छोटे मामू, तो वो खुद भी उनके साथ मिल जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनके साथ ढोल बजा रहे थे और अब उठकर वो सोने के लिए चले गए थे। आहिस्ता आहिस्ता तीनों मोमानियाँ, आरफा बेगम और दादो भी उठ कर चली गई थीं और यंग पार्टी को खुली छुट्टी मिल गई थी। चलो हमज़ा, अच्छा सा गाना गाओ। और हानिया से फरमाइश की थी। वो बेचारी अभी भी बाहर आई थी, वरना उससे पहले कि दादो के डर से वो अपने कमरे से बाहर भी निकल नहीं पा रही थी। हमज़ा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, लिहाजा सभी उसके सर हो गए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही, मट्टी की मीठी मीठी धीमी धीमी खुशबू, ठंडी ठंडी हवा और रात का वक्त। और उसकी आंखें बंद करके कुछ देर सोचा और फिर शुरू हो गया। रिमझिम के गीत सावन गाएगी भीगी भीगी रातों में। अब तो एक के बाद एक फरमाइश आने लगी। ओहो, अब बस भी करो यार, मैं इंसान हूँ, कोई रेडियो चैनल थोड़ी हूँ। बस अब ये आखिरी, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूँगा। प्यार कहाँ बिकता है, पता बता दो। उन्होंने फजूल उससे अभी एक ही शेर गाया था कि रानियाँ
बीच में बोल पड़ी, क्या फ़जूल है, वो बेमज़ा होकर बोली, यही भला प्यार कैसे बिकता है और प्यार कैसे ख़रीदा जा सकता है। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।